साउथ मुंबई की घुमावदार गलियों में ब्लैक स्टूडियो एक पुरानी चीज की तरह खड़ा था। उसकी फीकी शान कई दशकों के राज छुपा रही थी। मालिक मनन गोगिया सिर्फ चेहरे कैप्चर करने के लिए नहीं, बल्कि मुंबई के एलीट के छिपे हुए सच को कैप्चर करने के लिए मशहूर था। फुसफुसाहटें कहती थीं कि उसका कैमरा बहुत कुछ देख लेता था, जिससे स्टूडियो कला और ब्लैकमेल दोनों का किला बन गया था। जनवरी की 5 तारीख को स्टूडियो का भारी दरवाजा पहली बार खुला मिला। अंदर जानी पहचानी केमिकल की गंध पर एक धात्विक और खतरनाक चीज हावी थी। खामोशी सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि मौत की घुटन भरी खामोशी थी, जो एक ऐसे रहस्य के लिए स्टेज तैयार कर रही थी जो शहर के सबसे काले राजों को उजागर करेगा। पुलिस को मनन गोगिया स्टूडियो के फर्श पर फैला हुआ मिला, जो गिरे हुए इक्विपमेंट और एक टूटे हुए कैमरे से घिरा था। संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, बस एक हल्की मीठी केमिकल की गंध और उसके सिर के नीचे एक छोटा गहरा दाग। कैमरे का मेमोरी कार्ड इंटैक्ट था, लेकिन लेंस टूटा हुआ था, जैसे किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की हो। मेडिकल एग्जामिनर को सिर में चोट मिली, लेकिन मौत की असली वजह जहर थी, संभवतः एक टॉक्सिक गैस। मीठी गंध एक खतरनाक सुराग बन गई। ये एक सोची समझी हत्या थी, कोई हादसा नहीं। कलाकार मर चुका था, लेकिन उसके आखिरी पलों का पोर्ट्रेट अधूरा था। डार्क रूम में एक भयानक मैसेज मिला, डिलीट IT। दीवार पर खून से लिखा हुआ। खून मनन का था, जिससे डार्क रूम क्रिएशन की जगह से हॉरर का चैम्बर बन गया। कातिल ने एक सिग्नेचर छोड़ा था, कुछ ऐसा मिटाने की मांग जिसके लिए मारना भी जायज था। मैसेज एक रोड मैप था। पुलिस को अब यह पता लगाना था कि IT क्या था। जांच बदल गई। यह कोई रैंडम हत्या नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक राज से जुड़ा एक एग्जीक्यूशन था। मनन के आर्काइव्स में छिपे हुए फॉरबिडन डेटा की तलाश शुरू हो गई। कातिल की चेतावनी साफ थी, लेकिन चुनौती भी साफ थी। राज को हमेशा के लिए गायब होने से पहले ढूंढने की रेस शुरू हो चुकी थी। ये केस इंस्पेक्टर आयशा नूर को मिला, जो सच की अपनी अथक खोज के लिए जानी जाती थी। उन्होंने स्टूडियो का जायजा लिया, यह समझते हुए कि मनन की जिंदगी, उसके राज असली क्राइम सीन थे। उनकी पहली चाल हर हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड और क्लाइंट लेजर को जब्त करना। फोरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि एक दुर्लभ गंधहीन गैस ने मनन को मारा था, जिसे एक मीठी गंध ने छुपाया था। हत्या प्रीमेडिटेटेड और सोफिस्टिकेटेड थी। खून से सना मैसेज, डिलीट IT, एक हताश कमांड था। सबूत कि कातिल को वह नहीं मिला था जो वे ढूंढ रहे थे। आयशा को एहसास हुआ कि राज अच्छी तरह छिपा हुआ था और कातिल इसे मिटाने के लिए फिर से हमला कर सकता था। जांच अब एक चालाक विरोधी के खिलाफ एक रेस थी। शहर के एलीट इसमें शामिल थे और दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। आयशा खून से लाल चेतावनी के सामने खड़ी थी, चुनौती स्वीकार करते हुए। वह पीछे नहीं हटेंगी। कातिल चालाक था, लेकिन वह और चालाक बनने वाली थी। सच की तलाश शुरू हो चुकी थी। आयशा की टीम ने मनन के बिजनेस की असली नेचर का पता लगाया। उसके कंप्यूटर पर छिपी ब्लैकमेल फाइलों का खजाना, मुंबई के सबसे पावरफुल लोगों की कैंडिड, कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीरें, पॉलिटिशियंस, टाइकून्स, सेलिब्रिटीज। हर फोल्डर को बड़ी बारीकी से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें हश मनी पेमेंट्स के एनक्रिप्टेड लॉग थे। मनन ने शहर के एलीट को खामोशी बेचकर एक फॉर्च्यून बनाया था। संदिग्धों की लिस्ट बहुत बड़ी हो गई। उन फाइलों में किसी के पास भी मारने का मोटिव था। आयशा ने मनन के हालिया कम्युनिकेशंस के साथ फाइलों को क्रॉस रेफरेंस करने का फैसला किया, किसी डेस्परेट या गुस्से में व्यक्ति की तलाश में। कातिल सिर्फ एक विक्टिम नहीं था, वे कोई ऐसे व्यक्ति थे जिसे हद से ज्यादा धकेला गया था। जांच अब सांपों के गड्ढे में एक सांप की तलाश थी। फोरेंसिक ने मनन के टूटे हुए कैमरे से एक फ्रैगमेंटेड इमेज रिकवर की, वह आखिरी फोटो जो उसने कभी ली थी। दानेदार इमेज में एक महिला का डरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। हाथ लेंस को ब्लॉक करने के लिए उठा हुआ था। उसे रिद्धिमा अरोड़ा के रूप में पहचाना गया, एक सोशलाइट और एक फेमस फिल्म डायरेक्टर की पत्नी।
फोटो ने उसे घटनास्थल पर रखा, मनन को उसके खिलाफ इमेज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए बेताब। क्या यह आईटी था जिसे कातिल मिटाना चाहता था? रिद्धिमा मुख्य संदिग्ध बन गई। उसका मोटिव और मौजूदगी अनडिनाइबल थे। आयशा उससे भिड़ने की तैयारी कर रही थी, यह जानते हुए कि केस अब पर्सनल होने वाला था। मशीन में भूत ने जांच को अपनी पहली असली लीड दे दी थी। अपने समुद्र सामने वाले अपार्टमेंट में रिद्धिमा की कंपोजर तब टूट गई जब उसे रिकवर की गई फोटो दिखाई गई। उसने कबूल किया कि मनन उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसने उसे बर्बाद करने की धमकी दी थी अगर उसने पैसे नहीं दिए। हत्या के दिन उसने और पैसे की मांग की। निराशा में उसने अपना कैमरा छीनने की कोशिश की। उसने उसे धक्का दिया, वह गिर गया, उसका सिर लगा और वह घबरा कर भाग गई। रिद्धिमा ने जोर देकर कहा कि उसने उसे नहीं मारा। उसे जहर या खूनी मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी कहानी ने संघर्ष और उसकी मौजूदगी को समझाया, लेकिन सोफिस्टिकेटेड हत्या को नहीं। आयशा को लगा कि रिद्धिमा कुछ गहरा छुपा रही थी। केस एक घबराए हुए धक्के जितना आसान नहीं था। रिद्धिमा एक संदिग्ध थी, लेकिन असली कातिल अभी भी शैडोज में था। सच और भी कॉम्प्लेक्स और खतरनाक था। एक छिपी हुई हार्ड ड्राइव ने हत्या के दिन की सिक्योरिटी फुटेज का खुलासा किया। वीडियो में रिद्धिमा का मनन से कॉन्फ्रंटेशन, उसकी घबराहट और उसका भागना दिखाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने बताया था। लेकिन कुछ मिनट बाद एक मास्क्ड फिगर काले रंग में स्टूडियो में दाखिल हुआ। शैडो फेस ने मनन की नब्ज चेक की, फिर शांति से डार्क रूम में खूनी मैसेज लिखा। उस फिगर ने एयर वेंट से एक कैनिस्टर अटैच किया, जिससे पॉइजनीली गैस निकली। कातिल ने इंतजार किया, फिर चला गया, सभी निशान मिटा दिए। रिद्धिमा हत्यारी नहीं थी, वह एक मोहरा थी। असली कातिल ने उसकी घबराहट का इस्तेमाल कवर के तौर पर किया था, उसे फंसाने के लिए सीन तैयार किया था। शैडो फेस की पहचान एक रहस्य थी, लेकिन उनका तरीका चिलिंगली प्रोफेशनल था। जांच में एक नया फेसलेस दुश्मन था। फोरेंसिक ने जहर को एक दुर्लभ नर्व एजेंट से जोड़ा, संदिग्धों को उन लोगों तक सीमित कर दिया जिनके पास केमिकल एक्सपर्टाइज थी। आयशा ने ब्लैकमेल लिस्ट की फिर से जांच की, अब मोटिव और मीन्स दोनों वाले किसी व्यक्ति की तलाश में। रिद्धिमा ने खुलासा किया कि उसका प्रेमी उसके पति का बिजनेस राइवल था, जिससे उसके पति डायरेक्टर के बारे में संदेह बढ़ गया। उसके पास रिसोर्सेज और एक साइंटिफिक बैकग्राउंड था, लेकिन उसका एलिबाई एयर टाइट था। शैडो फेस वह हो सकता था, या कोई जिसे उसने किराए पर लिया था। खूनी मैसेज, डिलीट आईटी, अब कई मास्टर्स की सेवा करता हुआ लग रहा था। केस अभी भी खुला है, कातिल की पहचान छिपी हुई है, मोटिव राजों और झूठ में उलझा हुआ है। ब्लैक स्टूडियो बंद है, लेकिन उसके भूत मंडरा रहे हैं। मुंबई में कुछ पोर्ट्रेट कभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते और कुछ शैडोज कभी नहीं जाते।